मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंदर शमशेरा भी थी और जगराजन राज भी, और मैं बेबस बाहर खड़ा हुआ था। नहीं, अब मसलिहत का दामन हाथ से छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। चुनाचे बस एक ही फैसला किया जा सकता था, कत्लो गारत गरी का आगाज़ कर दिया जाए, जैसा कि मुख्तलिफ मराहिल में हुआ है। और इसके बाद मैं खतरनाक इरादे से कोठी के गेट की तरफ चल पड़ा। मैंने फैसला कर लिया था कि पहली कोशिश में गेट के मुहाफिज को हलाक करना ज़रूरी है, ताकि उसके बाद कदम आगे बढ़ाया जा सके। जैली दरवाज़ा खोलकर देखा और फिर फुर्ती से अंदर दाखिल हो गया। होशियार था कि चौकीदार ज़रूर मुदाफ़ियत करेगा और कुछ नहीं तो कम अज़ कम मेरे बारे में मुझसे पूछेगा, और बस वही लम्हा होगा जब मुझे कुछ कर डालना है। मैंने पलट कर उधर देखा, लेकिन चौकीदार आसपास मौजूद नहीं था। कुर्बा-जुआर में निगाहें दौड़ाईं, वहाँ भी उसका वजूद नहीं था। जब चौकीदार को वहाँ ना पाया तो मैंने मज़ीद आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया और सामने की सिमत देखा। खूबसूरत कोठी का अंदर वाला दरवाज़ा भी खुला हुआ था। गोया थोड़ी सी कोशिश से अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। दोनों कारें पोर्च में खड़ी हुई नजर आईं, जो खाली थीं। कारों के ड्राइवर वगैरह भी आसपास मौजूद नहीं थे। कमाल है, इतना अच्छा मौका तो मुश्किल से ही मिलता है। मैंने एक दौड़ लगाई और दरमियानी फासला अबूर करके अंदरूनी दरवाजे पर पहुंच गया। फिर बाहर का खतरा मोल लिए बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक साफ शफाफ हॉलनुमा जगह थी, जिसका फर्श इंतहाई खूबसूरत और चमकदार था। कालीन नहीं बिछा हुआ था। ये एक दरमियानी जगह थी, खास किस्म की। 2 कुर्सियां यहाँ पड़ी हुई थीं और सामने मजीद 3 दरवाजे नजर आ रहे थे। ये जगह ज़रा मेरे लिए उलझन का बायस बन गई। इन 3 दरवाज़ों में से कौन से दरवाजे का इंतखाब करूं? फिर महसूस हुआ कि बिल्कुल सामने वाला दरवाज़ा किसी कदर खुला हुआ है। चुनाचे इंसानी फितरत को मद्देनिगाह रखते हुए मैं उसी खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बहुत ही खूबसूरत और आलीशान कोठी थी। आगे बढ़ा तो एक राहदारी नजर आई और उस राहदारी का इख्तिताम एक और दरवाजे पर हुआ। चुनाचे मैं पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और दूसरे लम्हे चौंक कर सीधे हो जाना पड़ा सामने एक बहुत ही खूबसूरत कुर्सी पर। जगराजन राज बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था और उसके अंदाज में एक मज़ाक उड़ाने वाली कैफियत थी। आओ, उसने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा और मैंने अपने आप को संभाल लिया। जगराजन राज के सामने किसी किस्म की बुज़दिली का मुजाहरा नहीं कर सकता था। आओ बैठो, आकिल रफ़ीक है तुम्हारा नाम, है ना? यही नाम है ना? इस तरह से सवाल कर रहे हो मुझसे जगराजन राज, जैसे पहली बार मुलाकात हुई हो। जवाब में वो हंसने लगा, फिर बोला, हाँ, मेरी तुमसे वाकई पहली बार मुलाकात हुई है और यह सुनकर तुम्हें ज़रूर खुशी होगी कि मैं जगराजन राज नहीं हूँ। जहन में एक छनाका सा हुआ, लेकिन जो शख्स मेरे सामने मौजूद था वो हूबहू जगराजन राज था और झूठ बोल रहा था कि वो जगराजन राज नहीं है। कोई नई चाल जगराजन राज? चाल तो है, लेकिन नई नहीं, सोचे समझे मंसूबे वाली। तुम जैसे चालाक लोगों से ज़रा होशियार ही रहना पड़ता है। महाराज हमें तुम्हारे बारे में सब बता चुके हैं। क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बैठो, बैठकर आराम से बात करो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम खुद यहाँ आ गए हो तो बेवकूफ़ी है तुम्हारी। असल में तुम्हें चारा डालकर यहाँ तक लाया गया है। अपने चारे को देखना चाहोगे? वो बोला और उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। मैं अब ज़रा उलझने लगा और ये गौर करने लगा कि यह वाकई जगराजन राज नहीं है। मैं उसे गौर से देख रहा था। हाथ उठाने से अंदरूनी दरवाज़ा खुला और वो लड़की अंदर दाखिल हो गई जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आया था। तुम इसे शमशेरा समझ रहे होगे। शमशेरा नहीं है ये, इसका नाम रूपकली है। बकवास करते हो तुम। शमशेरा तुम बताओ, तुम कौन हो? मैंने शमशेरा को देखते हुए कहा। लड़की अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। मेरे मुखातिब करने पर इस तरह चौंकी जैसे अब तक सोती रही हो। फिर उसने खुश होंठों पर जुबान फेर कर जगराजन राज को देखा। बता दो रूपकली, बता दो, तुम कौन हो? उसने गर्दन हिलाई, कान के पास कोई चीज़ तलाश की और आखिरकार एक मास्क उतार कर एक तरफ डाल दिया। वह शमशेरा नहीं थी, बल्कि उसका मास्क पहने हुए कोई लड़की थी, इंतहाई दिलकश नकोश की मालिक और अजीब सी आंखों वाली। जगराजन राज ने कहका लगाया और बोला, और ये मैं नहीं हूँ, मेरा मतलब है जगराजन राज नहीं हूँ, यह देखो। और इसके बाद उसने भी अपने चेहरे से एक मास्क उतार दिया। उसके बाल जगराजन राज जैसे ही थे, लेकिन दाढ़ी मास्क के साथ मुंसलिक थी। वो भी जगराजन राज नहीं था। मैं महाशय हूँ, जगराजन राज का महाऋषि। समझ रहे हो ना तुम? असल में तुम्हारे बारे में मुझे सारी रिपोर्ट दे दी गई थी और तुम यकीन करो कि मुझे भी बड़ा तजस्सुस था तुमसे मिलने का। ये बात मैं महागुरु के सामने बिल्कुल नहीं कह सकता। तुम्हारे सामने कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि महागुरु जब भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं उनके लहजे में एक खौफ होता है, एक दहशत होती है। लगता है वो तुमसे डरते हैं। हालांकि उनका ज्ञान ध्यान, उनका जादू मंत्र अपरंपार है।
हमें उन्होंने ही महाऋषि बनाया है। 24 अफराद हैं हम जो महाऋषि बनाए गए हैं, और उनमें से एक मैं हूँ। हम 24 के 24 अपने चेहरों पर महाराज जगराजन राज के मास्क चढ़ाए हुए हैं, और हमारा मुत्तफिक का फैसला यही है कि महाराज ने अपनी शक्ल हमें सिर्फ तुम्हारी वजह से दी है। बहुत बड़े आदमी हो भाई, बहुत बड़े आदमी हो। इस लिहाज से मैं उसकी बातें सुन रहा था जबकि उसका चेहरा निगाहों के सामने आ गया था, तो इस बात में शक व शुबा करने की गुंजाइश नहीं थी कि वो वाकई जगराजन राज नहीं है। मैंने लड़की की तरफ देखा तो लड़की अपनी खूबसूरत आंखों से मेरा ही जायजा ले रही थी। अभी तक मैंने अपनी शबलीसी कुव्वत का इस्तेमाल नहीं किया। ये बात मेरे इल्म में लाई गई थी कि महाऋषि भी इस वक्त उससे आरास्ता हैं। अचानक ही मैंने अपने दिमाग में कुछ कुलबुलाहट महसूस की और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरे जहन में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उससे कहा, देखो अब तो ये बात तस्लीम करने में मुझे कोई यार नहीं कि तुम वाकई महाऋषि हो। मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो। क्या? अभी मैंने इतना ही कहा था कि बाहर से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसके करीब पहुंचकर उसके कान में कुछ सरगोशी की। वो एकदम खड़ा हो गया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, कोई हरकत ना करना, बड़ी खतरनाक जगह है ये। बाहर निकले तो नुकसान उठा जाओगे। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, बाद में तुमसे तफसीली बातचीत होगी। हाँ ठीक। मैंने गर्दन हिलाई। शमशेरा जो लड़की बनी हुई थी और जिसने अपना नाम रूपकली बताया, वो बदस्तूर वहाँ बैठी हुई थी। महाशय बाहर निकल गया, जैसे उसे इस बात की ज़रा बराबर परवाह ना हो कि मैं कोई हरकत कर सकता हूँ। तब मैंने लड़की की तरफ देखा और वो एकदम सीधी हो गई। तो तुम्हारा नाम रूपकली है? हाँ। तुम महाशय के लिए काम करती हो? हाँ। क्या काम करती हो? बस इसी तरह के काम जिसमें तुमने देखा कि मैं तुम्हें जुल देकर यहाँ तक आई हूँ। क्या ये एक मुजरिमाना अमल नहीं है? कहाँ की बात कर रहे हो? जुर्म क्या है और क्या जुर्म नहीं है? इन फजूल बातों को जाने दो, गलत जगह आप फंसे हो। वो तुम्हारे गिर्द जाल बुनता रहा है और ना जाने कितने और जाल होंगे। क्या कहा जा सकता है? एक बात बताना पसंद करोगी? अगर बताने की हुई तो ज़रूर बताऊंगी। लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा था और मैं सही मायनों में फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो मुझसे ताउन पर आमादा है या फिर अपने तौर पर इसी अंदाज में गुफ्तगू की आती है। मैं एक लम्हे तक खामोश रहा, फिर मैंने उससे कहा, ऐना सारिका एक लड़की का नाम है, तुम्हारी साथी जो महाशय का पता लगाने के लिए निकली थी। लड़की बोली और मैं उछल पड़ी। तुम्हें उसके बारे में मालूम है? हाँ, वो महाशय की कैद में है और महाशय ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा कर रखा हुआ है। वो उसे होश में नहीं आने देता। ओह, यहाँ इस इमारत में? हाँ, जगह के बारे में जानना चाहते हो? जाहिर है तुम उसकी गुलाम हो। तुम भला मुझे उस जगह के बारे में क्यों बताओगी? हाँ, उसकी गुलामी में ही जी रही हूँ। कौन जवां मर्द है जो मुझे उसकी गुलामी से आज़ादी दिला दे? चुनाचे ये गुलामी ही मेरे लिए बेहतर है। ये कैसे मालूम हुआ कि ऐना सारिका यहाँ महाशय के बारे में मालूमात हासिल करने आई थी? बच्चों जैसी बातें नहीं कर रही हो तुम। तुम्हारे बारे में तो मैंने सुना है कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, और अभी महाशय महाराज ये बात कह भी चुके हैं कि महागुरु तुमसे डरते हैं। मगर तुम्हारी बात बड़ी अजीब है। ऐना सारिका के दिमाग से उसकी असलियत निकलवा लेना भला महाशय के लिए मुश्किल काम था। वाकई ये तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि क्या तुम ऐना सारिका के बारे में ये बता सकती हो कि वो इस वक्त कहाँ है? नहीं, मैं नहीं बता सकती। है तो इसी इमारत में। ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी, वरना शायद मैं तुम्हें ये ना बताती। बड़ी अजीब लड़की थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से फरार होने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या दिक्कत पेश आएगी? क्या तुम खुद को सुपरमैन समझते हो? अगर समझते हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर लो। ठीक है, ऐना सारिका तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन मैं उसे भी रिहा करा लूँगा। और फिलहाल जहाँ तक मामला यहाँ से निकलने का है तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तुम ये बताओ कि तुम मेरी निगरान तो नहीं हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है क्या महाशय तुम्हें मेरी निगरानी के लिए छोड़ गया है? मेरे इन अल्फाज पर वो हंस पड़ी, फिर बोली, तुम मुझे वाकई बड़े अजीब आदमी मालूम होते हो। हर बात के जवाब में मैं सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ, वो ये कि मैं तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन तुम मुझसे सवालात किए जा रहे हो। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और मैंने पहली बार अपनी उस साइकोबैक्टीरियम हेज़ को इस्तेमाल किया। मैंने उसको देखा और फिर उसके दिमाग के खाने को खोलता चला गया। वो एकदम से चौंकी और मेरी तरफ देखती रही। हाँ, अब बताओ ऐना सारिका कहाँ है? ऐना सारिका यहाँ से कुछ फासले पर एक इमारत में है, लेकिन उस इमारत की निगरानी करने वाला मोहन राज है, और मोहन राज बहुत ख़तरनाक आदमी है। तुम मुझे ऐना सारिका तक ले जा सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। मेरे बारे में तुम्हें क्या हदायत दी गई है? यही कि तुम्हारी निगरानी करूँ। रूपकली है ना तुम्हारा नाम? नहीं, मेरा असल नाम मोनिका है। रूपकली का नाम इन लोगों ने मुझे दिया है, और वो भी अपनी पसंद के मुताबिक।
क्या ये सच है कि महाशय राजन राज का आदमी है? हाँ, ये सच है। ठीक है मोनिका, मैं तुम्हें रूपकली नहीं कहूँगा। तुम मुझे लेकर यहाँ से चलो। ये खतरनाक अमल है, लेकिन मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। वो कैसे? मुझे यहाँ एक अच्छी हैसियत हासिल है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कार में चलूँगी तो मुझे रोका नहीं जाएगा। क्या इस वक्त महाशय यहाँ मौजूद नहीं है? हाँ, वो यहाँ नहीं है। बहरहाल ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। ऐना सारिका के बारे में मोनिका ने तफसील बता दी थी और वह मुझे वहाँ ले जा सकती थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके साथ बाहर निकल आया। बिलाशुबा मोनिका का यहाँ एहतराम किया जाता था। जो कोई भी मिला वो दब से एक तरफ हट गया। चुनाचे मोनिका मुझे साथ लेकर चल पड़ी। वो खुद ड्राइव कर रही थी और मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। मैंने अभी तक उसे अपनी शबलीसियत की गिरफ्त में ले रखा था और उस वक्त मैं उसके साथ बड़े मज़े से बैठा हुआ सफ़र कर रहा था। मैंने उससे कहा, मोनिका, हमें सीधे ही उस इमारत तक नहीं जाना जहाँ ऐना सारिका है। ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि कोई हमारा ताकुब तो नहीं कर रहा। मोनिका कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें मुख्तलिफ जगह पर घुमाती हूँ। ये एक दिलचस्प तजुर्बा था मेरे लिए। बेशक मैं शबलीस था और जब शबलीस नहीं रहा तो रजब अली के सहारे मुख्तलिफ मराहिल तय करता रहा। लेकिन बहुत अरसे के बाद मुझे फिर से शबलीसियत का मज़ा आ रहा था, बल्कि कुछ जिद्दतों के साथ। मसलन ये कि जब मैंने इस लड़की को ट्रांस में ले लिया था तो जब तक मैं इसे कोई दूसरी हदायत ना देता वो मेरे ट्रांस से आज़ाद नहीं हो सकती थी। और ये तजुर्बा मुझे मुसलसल हो रहा था। मोनिका कार ड्राइव करती रही और हम दोनों बम्बई के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करने लगे। यहाँ मुख्तलिफ तफरीगाहें और होटल नज़र आ रहे थे। फिर अचानक ही मैंने उस पीले रंग की कार को देखा जो कई बार मुझे नज़र आ चुकी थी। उस कार का 2 बार नज़र आना मेरे लिए इस कदर हैरान को नहीं था, मगर साहली सड़क वीरान थी और उस वीरान सड़क पर किसी कार के मुसलसल पीछे आते रहने से मुझे खतरे का एहसास हो गया। मैंने मोनिका से कहा, मोनिका, हमारे पीछे पीछे एक कार चली आ रही है, क्या तुम उसे पहचानती हो? वो पीले रंग की कार है। हाँ, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो वो मोहन राज की गाड़ी है। इसका मतलब है कि मोहन राज मेरा पीछा कर रहा है। सुनो, तुम सीधी चलती रहो। मुझे दूर से वो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ एकदम से कार रोक लो। तुम उतरकर झाड़ियों में घुस जाना, परवाह मत करना, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूँगा। चूँकि मैंने मोनिका को यह हदायत की थी, चुनाचे वो मेरी हर हदायत पर अमल करने की पाबंद थी। आगे चलकर एक जगह मोड़ आ रहा था। झाड़ियाँ मुझे दूर से ही नज़र आ रही थीं, क्योंकि उनका सिलसिला खासा तवील था और दूर तक चला गया था। कार उस मोड़ को काटती हुई अचानक रुकी, लेकिन इससे पहले कि सूरत हाल हमारे हक में होती, सामने से आने वाले एक काले रंग के मिनी ट्रक ने हमारा रास्ता रोक लिया और मोड़ के दूसरी जानिब सड़क पर तिरछा खड़ा हुआ था। मोनिका ने मेरी हदायत पर अमल किया क्योंकि वो मेरी ट्रांस में थी। उसने फौरन ही दरवाज़ा खोला और दौड़ती हुई झाड़ियों में घुस गई। उधर मिनी ट्रक का दरवाज़ा खोलकर 2-4 आदमी ट्रक से उतर गए। लंबे तिरंगे और ताकतवर किस्म के लोग वो खामोशी से इस तरह खड़े हो गए जैसे मेरे निकलने का इंतजार कर रहे हों। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरे जहन में आगे की मनसूबाबंदी आ गई। ऐना सारिका को महाशय की गिरफ्त से निकालना ज़रूरी था। वो बहरहाल मेरी साथी थी और उसकी हिफाजत भी मुझ पर फ़र्ज थी। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उनसे मुकाबला करूं, और ऐसे मौक़ों के लिए मैं अपने आप को तैयार रखता था। इस वक्त मेरी शबलीसियत मेरे काम नहीं आ सकती थी, चूँकि उन 6 को एकदम ट्रांस में लाना खासा मुश्किल काम था। पीछे आने वाली पीले रंग की कार भी रुक गई और उसमें से कई आदमी नीचे उतरे थे। बहरहाल वो करीब आ गए और फिर शायद उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए मुझ पर हमला किया, क्योंकि वो खाली हाथ थे और इससे अंदाज़ा होता था कि वो मुझे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं इंतहाई फुर्ती से उनकी गिरफ्त से निकल गया। ना सिर्फ निकला बल्कि मैंने उल्टी लात चलाकर उनमें से 2 को पेट पकड़कर झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो भी बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें बस इतनी ही हदायत मिली होगी कि मुझे जिंदा महाशय या किसी और के सामने पेश करना है। ये नहीं कहा गया होगा कि मुझसे पिटते रहें। चुनाचे उनकी तादाद मेरी हर जिद्दोजहद पर हावी हो गई। वो मारपीट करने लगे और मैं उनसे बचता और उन पर हाथ झाड़ता रहा। काफ़ी अच्छी मुरम्मत हो गई थी मेरी, मगर मैंने भी उन्हें ठीक ठाक पीट दिया। पता नहीं बेचारी मोनिका पर क्या गुजरी, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद मैंने देखा कि वो उसे झाड़ियों से पकड़ कर ले आए। बहरहाल अब उसके पसपा होने के सिवा चाराकार नहीं था। इतने लोग थे कि मैं उन सबसे मुकाबला नहीं कर सकता था। जाहिर है मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर अच्छी तरह जकड़ लिया और फिर हमें मिनी ट्रक में ही बिठाया गया। मोनिका भी मेरे साथ ही थी। फिर ट्रक चल पड़ा। पीछे पीछे वो कार आ रही थी। मैंने मोनिका के कान में सरगोशी की, मोनिका अब तुम मेरे ट्रांस से बाहर आ जाओ। इस सारी बातों को तुम्हें याद रखना है जो हमारे साथ पेश आई हैं, सिवाय इसके कि मैंने तुमसे ऐना सारिका के बारे में मालूमात हासिल की हैं। यह हदायत देकर मैं खामोश हो गया। पता नहीं ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे थे। काफ़ी देर के बाद मिनी ट्रक एक बड़ी कोठी के अहाते में पहुंचकर रुक गया और थोड़ी देर के बाद वो लोग मुझे कोठी के एक ड्राइंग रूम में ले आए।
ड्राइंग रूम इंतहाई कीमती साजो सामान से आरास्ता था। ड्राइंग रूम से गुजार कर एक और कमरे तक लाया गया। मैं तो यही समझा था कि शायद वह मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर मेरी खातिर मदारत करना चाहते हैं, लेकिन वह मुझे धक्का देते हुए उस खाली कमरे में लाए थे जो उस हॉल टाइप का था, और वहाँ कोई फर्नीचर वगैरह नहीं था। लगता था ये कोई अकूबत खाना है, क्योंकि सामने ही अजियत देने के कुछ हालात रखे हुए थे। एक लंबे चौड़े बदन का आदमी सामने बैठा हुआ था। आने वालों में से एक ने कहा, मोहनराज महाराज, यही आपके रफीक है? जानता हूँ, मोहनराज गुर्राती हुई आवाज में बोला। फिर मोनिका की तरफ रुख करके बोला, रूपकली जी, आप इसकी मदद करने पर कैसे आमादा हो गई, बताएंगी क्या आप? मोनिका ने हैरत से इधर उधर देखा, फिर बोली, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या मोहनराज? नहीं देवी नहीं, बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी, मगर आपने अच्छा नहीं किया। आप ये बताइए कि आप इसे अपने साथ लेकर बाहर क्यों निकली थी? क्या महाशय जी ने आपको इसके बारे में कोई हदायत की थी? तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे सामने जवाबदेह नहीं हूँ। ठीक है, आप हमारे सामने जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन अब आप महाशय महाराज की बात सुनिए। उसने एक ट्रांसमीटर निकालकर सामने रख दिया और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर था, क्योंकि उससे उभरने वाली आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरे हॉलनुमा कमरे में सुनी जा सकती थी। मैंने एक लम्हे के अंदर वो आवाज़ पहचान ली, ये महाशय की ही आवाज़ थी। नहीं मोहनराज, रूपकली से इस अंदाज में ना पेश आओ, वो हमारी दस्ते रास्त है, और जिस तरह तुम लोग उसकी इज्जत करते रहे हो उसी तरह अब भी उसकी इज्जत करते रहो। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि ये इवन कार्लोस का आदमी है ना सारिका से? हमें जो मालूमात फराहम हुई हैं उसके तहत ये इवन कार्लोस के खास नुमाइंदों में से है। और तुम शायद ये बात भी भूल गए कि महागुरु ने इस शख्स के बारे में हमें तफसीलात बताई थी। महागुरु के पुराने दुश्मनों में से है, और महागुरु का एक अज़्म है कि इसे कोई भी अजियत पहुंचाओ मगर जिंदा रखो, क्योंकि महागुरु इसे अपना चेला बनाना चाहते हैं। इसे हर हालत में अपना दीन धर्म छोड़कर महागुरु का दीन धर्म इख्तियार करना होगा, और ये इसकी ज़िंदगी की ज़मानत है कि जब तक ये ऐसा नहीं करेगा महागुरु इसे छोड़ेंगे नहीं। अलबत्ता इसे होश में लाने के लिए महागुरु ने हर तरह की इजाज़त दी है। वो चाहते हैं कि इसे कुत्ते की तरह वफादार बनाएं, और वो ऐसा कर लेंगे। फिलहाल तुम्हें यह इजाज़त दी जाती है कि इसे नंबर 7 में ले जाओ और इसकी दिमागी कैफियत दुरुस्त कर दो, समझे? ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा महाराज। ट्रांसमीटर पर एकदम खामोशी छा गई। मैं गौर कर रहा था, इन लोगों को इस बात का शुबा था कि शायद इवन कार्लोस का आदमी होने की वजह से मेरे अंदर कुछ सलाहियतें हों और मैंने मोनिका को अपनी ट्रांस में ले लिया हो। अब सारी सूरत हाल मेरे इल्म में आ चुकी थी। मोहनलाल ने अपने आदमियों से कहा, ठीक है, इजाज़त मिल चुकी है, इसे नंबर 7 में ले जाकर इसका दिमाग दुरुस्त कर दिया जाए। चुनाचे इसे नंबर 7 ले चलो। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मोनिका मुझे किस निगाह से देख रही है। मैंने एक मुस्कुराती निगाह उस पर डाली और एक बार फिर उसे हदायत दी, तुम फिक्र ना करो मोनिका, वही आवाज़ तुम्हारे दिमाग में गूंजती रहेगी। मैं तुमसे राब्ता रखूँगा, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी उसी कैफियत का इजहार करो जैसे तुम मेरे ट्रांस में थी, और यह सच भी है, बात गलत नहीं है। चुनाचे मेरी तरफ से बेफिक्र रहो और मैं तुमसे बहुत जल्द राब्ता कायम करूँगा। बिल्कुल परेशान मत होना। उनकी तादाद काफ़ी थी। मैं सिर्फ इस सिचुएशन पर गौर कर रहा था कि 7 नंबर जो भी जगह है वहाँ पहुँचकर मुझे क्या करना चाहिए। वह मुझे लेकर चल पड़े। हम एक तवील राहदारी से गुजरने लगे जिसका माहौल नीम तारीख था। कोठी के आखिरी सिरे पर एक कमरा था जिस पर नंबर 7 पड़ा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि मेरे पीछे वो लोग मोनिका को भी लेकर आ रहे हैं। हालांकि मोनिका के बारे में हदायत कर दी गई थी कि उस पर कोई सख्ती न की जाए, लेकिन फ़ौरन ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे कमरे से बाहर निकलते ही मोनिका ने उन पर हमला किया और ख़ुद भी निकलने की कोशिश की। चुनाचे उन्होंने मोनिका को पकड़ लिया और मेरे पीछे पीछे चले आए। मैंने मज़ीद पलट कर देखा तो मोहनराज को भी साथ ही साथ आते हुए पाया। अचानक ही एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई बिल्ली ज़ोर से चीखी हो, और फिर इसके बाद उन लोगों में अफरा तफरी फैल गई जिन्होंने मोनिका को पकड़ा हुआ था। मैंने एक दिलचस्प मंजर देखा। मोनिका ने सामने वाली आदमी के हाथ से एक बड़ा चाकू छीन लिया और एकदम से पीछे हटकर खड़ी हो गई। मैंने एक शख्स को खामोशी से अपने बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। उसके बेल्ट से खुरूम लटकी हुई थी और वो गालिबन खुरूम निकालकर मोनिका पर हमला करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पर काबू पाने की कोशिश की। मैंने उसकी गर्दन पर तसव्वुराती वार किया और वह झूम कर रह गया। उसके हलक से एक बत्तख की सी आवाज़ निकली और उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। वह खुरूम जो अपनी बेल्ट से निकाल चुका था उसके हाथ से नीचे गिर गया और उसी वक्त मोनिका ने दूसरों की गफलत से फ़ायदा उठाया। उसका चाकू वाला हाथ घूमा और 2-3 चीखें उभरी। खून का दरिया बहने लगा। वह बहुत ज़बरदस्त चाकूबाजी कर रही थी, गोया उसने मेरी खुल्लम खुल्ला हमायत का इजहार कर दिया, और उस वक्त वह बड़ी खूंखार लग रही थी। मैंने फ़ौरन ही सिचुएशन को अपने काबू में करने की कोशिश की और अपने बाजू उन लोगों से छुड़ा लिए जो मुझे पकड़कर यहाँ तक लाए थे।
अलबत्ता मोहनराज ने फौरन ही इशारा किया और इस बार वो रिवॉल्वर निकालकर खड़ा हो गया। वो गुर्राई हुई आवाज में चीखा, रूपकली रुक जाओ, इन हालात में महाशय भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। और आकिल रफीक, अगर तुम अपनी और इस लड़की की जिंदगी चाहते हो तो होश में आ जाओ, हम तुम्हें किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अलबत्ता मुझे इसकी इजाज़त है कि मैं इस लड़की का बदन छलनी कर दूं, क्योंकि ये हमसे बागी हो चुकी है। अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसे किसी और जरिए से नहीं बल्कि इसकी अपनी मर्जी से ये अमल करने की हिम्मत हुई है। इसके मसले में तुम कम अज़ कम बेकसूर हो। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो इसे लेकर उस कमरे में चले जाओ जो आर्जी तौर पर तुम्हारे लिए कैद खाना मुंतखब किया गया है, समझे? वरना सोच लो जिंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। मैंने सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा लगा लिया। मैं अपनी दिमागी कुव्वत से 1 या 2 अफराद को बैक वक्त हदायत देकर रोक सकता था, लेकिन यहाँ इंसानों का पूरा गिरोह मौजूद था और ख़ास तौर से मोहनराज के अंदाज से ये लग रहा था कि वो तो मेरे ट्रांस में भी नहीं आएगा। और मैं नहीं चाहता था कि मोनिका को, जिसने मेरी बड़ी मदद की थी, जान से हाथ धोने पड़े। मोहनराज के अंदाज से यही पता चलता था कि जो कुछ कह रहा है उसे करने से गुरेज नहीं करेगा। मैंने गर्दन खम की और कहा, मोहनराज, मैंने तो पहले भी कोई जिद्दोजहद नहीं की। और रूपकली, मोहनराज की मौजूदगी में मैंने मोनिका को रूपकली कहकर ही पुकारा। मोनिका को यह अंदाज़ा हो गया था कि उस पर बगावत का इल्ज़ाम लग चुका है। इसके अलावा मोहनराज की यह बात बिल्कुल ठीक थी कि मोनिका ने मेरे ट्रांस में आकर मुझसे मुफाहमत का आगाज़ नहीं किया, बल्कि वही औरतपन जो दुनिया की हर औरत के अंदर होता है और होना भी चाहिए। चूंकि वो औरत है, मुतासिर होना उसकी फितरत है। बहरहाल हम उस बड़े कमरे में दाखिल हो गए और अंदर आने के बाद मैंने जब उस कमरे का जायज़ा लिया तो मुझ पर बड़ी अनोखी हकीकतों का इंकशाफ हुआ। कमरे की दीवारों पर किसी खास किस्म की धात की चौड़ी चौड़ी प्लेटें लगी हुई थीं। उन प्लेटों में मुख्तलिफ जगहों पर बारीक सुराख थे। कमरे की साख्त बहुत अजीब थी। नीचे का फर्श भी किसी धात का बना हुआ मालूम होता। यह सब कुछ बेमकसद नहीं था। मैं चारों तरफ देखने लगा और इसके बाद अचानक ही मुझे मोहनराज की आवाज़ सुनाई दी, हाँ आकिल रफ़ीक, वैसे तो मुझे बहुत से इख्तियारात हासिल हैं और महाशय ने मुझे पूरे बम्बई में हर तरह की कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन तुम्हारे मसले में खुद महाशय का कहना है कि तुम्हें ज़िंदा रखना है, क्योंकि तुम गुरुजी के लिए एक चैलेंज हो। गुरुजी महाराज तुम्हें जो कुछ बनाना चाहते हैं तुम उसे तस्लीम नहीं करते, और गुरुजी महाराज ने अपनी ज़िंदगी का एक अहम मकसद बना लिया है कि वो तुम्हें तस्लीम कराया जाए। चुनाचे तुम्हारी सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये इख्तियारात दिए गई हैं कि मैं तुम्हें अजियतें देकर गुरु महाराज के हुक्म की तामील करने के लिए आमादा करूं। ये कमरा जिन कैफियतों का हामिल है तुम सोच में नहीं सकते। जहाँ तक बात है रूपकली की, तो रूपकली हमारे वफादारों में से थी। महाशय जी की रिपोर्ट है कि रूपकली जो कुछ कर रही है वो तुम्हारे ट्रांस में नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से यह सब कुछ कर रही है। चूँकि तुमसे शबलीसियत छिन चुकी है और तुम्हारी वो तमाम तर कुव्वतें गुरुजी के कब्ज़े में है, इसलिए तुम किसी को इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते। बात रही रूपकली की, तो इसके सिलसिले में अभी गौर किया जाएगा। कुछ नमूने दिखाना चाहता हूँ, देख लो, सोच लो और मुझे बताओ कि तुम्हारी दिमागी कुव्वतें किस हद तक काम करती हैं। और रूप, तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है कि अपनी सलाहियतों से काम लेकर आकिल रफ़ीक की पिटाई करो। ये अपने आप को बहुत ताकतवर और फुर्तीला समझता है। तुम इसे मारोगी रूपकली, इसी में तुम्हारी निजात है। और अगर तुमने इस हिदायत पर अमल ना किया तो वो सज़ा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी जो आकिल रफ़ीक को दी जा रही है। मोहनराज की आवाज़ बंद हो गई और मैं किसी पुरस्कार वाक़े का इंतज़ार करने लगा और ये वाक़या ज़हूर पजीर हो गया। अचानक ही धात का वो फर्श गर्म होने लगा। गालिबन उसमें बरकी रो दौड़ा दी गई थी। मैंने उसे गर्म होते हुए महसूस किया। हरचंद के हमारे पैरों में जूते थे, लेकिन अगर इसकी हिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो ये जूते बेमकसद हो सकते थे। इसके अलावा कमरे का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। गालिबन वो प्लेटें भी तपिश उगल रही थीं जो दीवारों में लगी हुई थीं। कुछ ही लम्हों के अंदर हमारे जिस्मों ने पसीना छोड़ दिया। मोनिका खौफजदा अंदाज में होंठों पर जुबान फेर रही थी। मैंने उसके सामने पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, मोनिका मुझे मारो, थूकती हूँ मैं महाशय पर और मोहनराज पर। जिंदगी की इंतहा तो मौत ही होती है ना, ठीक है, कम अज़ कम ये खुशी तो रहेगी कि अपनी मर्जी की मौत मरी। मैंने गहरी निगाहों से मोनिका को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मोनिका तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे ये ताउन याद रखूंगा, मेरी आंखों में देखो। आखिरकार मैं शबलीस रह चुका था। इसके अलावा हम तजुर्बे की ज़िंदगी भी गुजार चुके थे। रजब अली के साथ इतने नशेब फराज देखे थे कि दुनियादारी आ गई थी। जहनी कुव्वतों का मुकाबला बाहर तौर बड़ी हैसियत का हामिल होता है। हमारी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी, लेकिन मेरे जहन में फ़ौरन ही एक तरकीब आई थी कि देखूं तो सही कि साइकोबैक्टीरियम मेरे लिए किस कदर कारआमद है। उसके सहारे मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं। चुनाचे मैंने सबसे पहले मोनिका को ट्राई किया। मोनिका ने मेरी आंखों में देखा और फिर उसकी आंखें मेरी आंखों में जकड़ कर रह गईं
और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे हदायत देने लगा। तुम इंतहाई खुशगवार हवाओं के दरमियान हो मोनिका। तुम्हें हल्की हल्की ठंड लग रही है, फिजा में खुशगवार हवाएं चल रही हैं, तुम्हारे बाल फिजा में उड़ रहे हैं, तुम बड़ी फरहत बख्श कैफियत महसूस कर रही हो। गर्मी का नामो निशान नहीं है, कहीं भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही। मैं मोनिका का जायज़ा लेता रहा और फिर मैंने इवन कार्लोस की इस अनोखी और पुरस्कार इजाद का कारनामा देखा जो मेरे दिमाग में महफूज कर दी गई थी। बाकी सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन मोनिका के बालों तक ने मेरी हदायत कबूल की और वह इस तरह फिजा में मुंतशिर हो गए जैसे हल्की हल्की हवा के झोंके ने उन्हें अपने दोष पर संभाल लिया हो। उसके चेहरे की खुशगवार कैफियत और उसके होंठों की हसीन मुस्कुराहट ये जाहिर कर रही थी कि वो मेरे ट्रांस में आ गई है। लेकिन मेरी अपनी हालत अभी तक ख़राब थी। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैंने खुद पर तवज्जो दी और फिर एक ज़बरदस्त कुव्वत का एहसास हुआ। मैं वाकई पुरस्कार कुव्वतों का मालिक बन चुका था और हर तरह के माहौल को बदल लेना मेरी गिरफ्त में आ गया था। बल्कि शबलीसियत के दौरान बहुत से तजुर्बात नहीं किए थे, अब ये तजुर्बात भी हो रहे थे और ये सोच का एक इंतहाई दिलकश पहलू था। लातादाद ऐसे मौक़े आए थे जब मुझे रजब अली की मदद की ज़रूरत हुआ करती और ऐसे ही लम्हात में रजब अली मेरे साथ नहीं होता था और मैं उसे कोस कर रह जाता। लेकिन अब मेरी अपनी कुव्वतें बरूए कार आ रही थीं। मैं खुद भी पुरसकून हो गया। तब मैंने मोनिका की तरफ देखा और उसके करीब पहुंच गया। फिर मैंने सरगोशी के अंदाज में उससे कहा, मोनिका कैसी कैफियत महसूस कर रही हो? मोनिका ने खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखा और होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश कर दिया। फिर वो मेरे कान के पास होंठ लाकर बोली, मेरे सांसों की बाज गश्त तक सुनी जा रही है। मैं मुहाशे की कार्रवाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने वाकई उस वक्त मोनिका की बात से इत्तफाक किया। अचानक ही मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी और फिर कहा, मोनिका अब मैं तुमसे सिर्फ सोच की ज़ुबान में बात करूँगा, मुझे मेरी बात का जवाब देना। मोनिका ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई जैसे मेरी बात समझ गई हो। मैंने उससे कहा, क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक आ रही है? मैं कोई आवाज़ नहीं सुन रही, लेकिन मेरे दिमाग में एक सरगोशी सी उभर रही है। वो सरगोशी मुझसे सवाल कर रही है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। ठीक है, सुनो मोनिका, मैंने तुम्हें इस शदीद गर्मी से महफूज कर दिया है जो महाशय ने अपनी साइंसी कुव्वतों से यहाँ पैदा की है। लेकिन वक्त का तकाजा है कि हम महाशय को यह एहसास न होने दें कि यह गर्मी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही है, बल्कि हम यही जाहिर करें कि उसकी कोशिश कामयाब हो गई है। रफ्ता रफ्ता हमें ज़मीन पर लेटकर बेहोश हो जाना है ताकि वो ये समझ ले कि उसकी कोशिशें बराबर हुई। इस तरह वो आगे के इक़दाम करेगा। समझ गई ना तुम? हाँ, मैं समझ गई। मोनिका की ख्याली आवाज़ उभरी और इसके बाद वो खामोश हो गई। मुझे बस इतनी ही हदायत देनी थी। रफ्ता रफ्ता मोनिका की आंखें बंद होने लगीं। फिर वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। मैंने एक बार फिर चौंक कर उससे सवाल किया, मोनिका क्या तुम मेरी हदायत पर अमल कर रही हो या नहीं? मैं तुम्हारी हदायत पर अमल कर रही हूँ और यही तरीक़ाकार मुनासिब है जो मैंने इख्तियार किया है। बिल्कुल मुनासिब है। मोनिका का पूरा लिबास पसीने में भीगता जा रहा था। शबलीसियत की कुव्वत सिर्फ अंदरूनी तौर पर असरअंदाज हुई थी और ये मेरा साल हर साल का तजुर्बा था जो अब ज़ेरे अमल था। मेरा खुद अपना बदन भी पसीने में डूबा हुआ था। चूँकि बैरूनी कैफियत बिल्कुल अलग थी, लेकिन हम अंदर से चाको चौबंद थे। मैंने भी फर्श पर लेटकर आंखें बंद कर ली, गोया हम बेहोशी का मुजाहरा कर रहे थे और मोनिका ने मुझे बर वक्त होशियार किया। वो लोग हमारी कैफियत और हमारे अमल से बेखबर नहीं थे। चुनाचे चंद ही लम्हों के बाद अचानक यूँ लगा जैसे वो शदीद गर्मी जो धात की प्लेटों से खारिज हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हो और फिर मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन हमने अपनी आंखें बंद रखीं। मोनिका को मैंने दिमागी तौर पर कुछ और हदायत भी दी। बहरहाल सर्दी ख़त्म हो गई। फिर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आ गया। अब उस वक्त आंखों में हल्की सी झुर्री भी पैदा नहीं की जा सकती थी। मैं खुद तो खैर बहुत अच्छी अदाकारी कर लेता था, जिसकी दाद कई बार रजब अली ने मुझे दी। मोनिका की तरफ से ख़तरा था कि कहीं वो चोट ना खा जाए, लेकिन चूंकि मेरे ट्रांस में थी और उसे वही करना था जो मैंने कहा, फिर ज़ाहिरी हालत भी उन लोगों को मुतमईन करने का बाइस थी। मोहनराज उन लोगों के दरमियान मौजूद था क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, उठाओ इन्हें 3 नंबर में ले चलो। मेरे साथ साथ मोनिका को भी उठा लिया गया और इसके बाद हमने इंसानी बाजुओं पर थोड़ा सा सफ़र किया और मैंने महसूस किया कि मुझे एक नरम और आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया गया है। मुझे खामोशी रहना था। मोनिका भी जानती थी कि उसे क्या करना है। अलबत्ता ये बात अभी मेरे इल्म में नहीं थी कि मोनिका मेरे आसपास ही मौजूद है या उसे कहीं और ले जाया गया है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फ़ौरन ही मेरे जहन में एक तदबीर आ गई। मैंने अपनी दिमागी कुव्वतों को मुतहर्रिक किया और मोनिका के जहन को तलाश करने लगा। कुछ ही लम्हों के बाद मोनिका की आवाज़ सुनाई दी, हाँ मिस्टर आकिल रफ़ीक, मैं मौजूद हूँ। क्या तुम यहीं इस कमरे में मौजूद हो जहाँ मुझे रखा गया है? मैं आंखें खोलकर नहीं देख सकती कि तुम कितने फासले पर हो। खैर, ये कोई अहम मसला नहीं है मोनिका। अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेहोश जाहिर करती रहो। इन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम होश में हो।
मैंने साइकोबैक्टीरियम की मसनूई कुव्वत से फ़ायदा उठाते हुए कहा। ठीक है। मोनिका की आवाज़ उभरी। उधर दूसरी आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही थीं। कोई किसी से पूछ रहा था, सर इस लड़की का क्या किया जाए? कुछ नहीं, इसे अभी यहीं रहने दो। अलबत्ता हमें इन दोनों के हाथ पांव बांधने होंगे जब तक कि मुझे महाशय की तरफ से कोई हदायत ना मिल जाए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अजीम महाशय तो इन लोगों की चटनी बनाकर रख देगा। वैसे अगर इन्हें डॉक्टर को दिखा लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जिस शदीद गर्मी में इन्हें रखा गया है उसमें हमारी याददाश्त के मुताबिक 16 अफराद मर चुके हैं। इनकी कैफियत ज़्यादा बुरी नहीं मालूम होती। ताहम तुम सौरन सिंह को फ़ौरन फ़ोन कर दो और उसे कहो कि फ़ौरन यहाँ पहुँच जाए। मैं ये तय कर चुका था कि अभी किसी जिद्दोजहद का आगाज़ नहीं करूँगा जब तक कि सारी सिचुएशन मेरे इल्म में ना आ जाए। इस बार किसी मस्खरे से वास्ता नहीं पड़ा था, बल्कि इवन कार्लोस ने मुझे बता दिया था कि जगराजन राज ने ऐसे 24 अफराद मुंतखब किए हैं जो उसके मुफादात के लिए काम करते हैं और महाऋषि कहलाते हैं। उसने उन्हें शबलीसी कुव्वतों से आरास्ता किया है जो बेशक मसनूई हैं, लेकिन उनमें जादू की आमेजिश है। और ये बात इवन कार्लोस भी तस्लीम कर चुका था कि शायद जगराजन राज जैसा जादूगर पूरी दुनिया में दूसरा कोई ना हो। इंतहाई भयानक कुव्वतों का मालिक था वो, और उसे हर बात की तवक्को रखी जा सकती थी। चुनाचे किसी किस्म की भी हल्की कार्रवाई नुकसानदेह हो सकती थी। मोहन राज उसका दस्तेराज था, और पता नहीं महाशय ने मोहन राज को कैसी कैसी कुव्वतों से आरास्ता किया हो। अभी तक इसका सही तज्जिया तो नहीं हो सका था, लेकिन बहरहाल इतना जानता था कि मोहन राज मौजूद है और बराह रास्त मेरे लिए होने वाली कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। चुनाचे अभी जब तक मोहन राज की सही कैफियत और हैसियत का अंदाज़ा ना हो जाए, मोहतात रहना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई नुकसान ना उठा जाऊं। चुनाचे ना तो जल्दबाजी मुनासिब है और ना ही किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी होनी चाहिए। ये अंदाज़ा भी चंद ही लम्हों के बाद हो गया कि मोहन राज इसी कमरे में मौजूद है और शायद कुर्सी डालकर बैठ गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोनिका को मैंने हदायत कर दी और वो वही करेगी जो मैंने उससे कहा। यह मुझे यकीन था। कोई 20 घंटे गुजर गए और फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इस दौरान खामोशी तारी रही। किसी ने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं की। फिर मोहन राज की आवाज़ उभरी, डॉक्टर सौरन सिंह, ज़रा देखो इसकी कैफियत क्या है। ओह, ये रूपकली जी, अपनी कहानियाँ दरमियान में दाखिल ना करो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो। मोहन राज की आवाज़ सुनाई दी और डॉक्टर सौरन सिंह शायद पहली बार मेरी जानिब बढ़ा। बस उस वक्त आंखों में थोड़ी सी झर्री पैदा करनी पड़ी। मैंने खफीफ सी आंखें खोलकर डॉक्टर सौरन सिंह को देखा और उसी वक्त उसकी आंखों में झांका। मुझे इस तरह अपनी जानिब देखते हुए सौरन सिंह के बदन को एक झटका लगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरी पूरी आंखें उसकी आंखों में दाखिल हो चुकी थीं। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने उससे कहा, डॉक्टर सौरन सिंह, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनो और उस पर अमल करो। तुम्हें यह बताना पड़ेगा इन लोगों को कि मेरी जिस्मानी हालत बहुत ख़राब है। शदीद गर्मी बर्दाश्त ना करते हुए मेरा दिमाग सो गया है और मेरा जिस्म कुछ करने के काबिल नहीं रहा। मैं इस वक्त नीम मुर्दा सी कैफियत का शिकार हूँ। बराबर में मोनिका है जिसके बारे में तुम अभी कह चुके हो। तुम उसके बारे में ये बताओ कि वो जिंदा है, लेकिन मुर्दों की मानिंद। मोहन राज को तुम मेरा और मोनिका का मुआयना करने के बाद यही तफसील बताओगे। मैंने दिल ही दिल में 2-3 बार ये अल्फाज दोहराए। जब मैं मुकम्मल शबलीस था तो अपनी दिमागी कुव्वतों को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जान गया था, लेकिन अब बहुत अरसे के बाद मैं इसी दौर से गुजर रहा था। चुनाचे मेरे दिल में हर किरदार को कोई हदायत देते वक्त बड़ा शौक़ और तजस्सुस पैदा हो जाता कि देखूं वो मेरी बात मानता है या नहीं। डॉक्टर सौरन सिंह अपना बैग खोलकर मुझ पर झुक गया। कोई 6 मिनट तक उसने मेरा भरपूर तरीके से मुआयना किया और इसके बाद मोहन राज से बोला, मोहन जी, ये अंदर से खाकस्तर हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी तनूर में डाल दिया गया हो। एक ऐसे शवाई तनूर में जिससे इसकी खाल, गोश्त और हड्डियाँ तो ना जली हों, लेकिन अंदरूनी अज़ा पर गर्मी का इस कदर शदीद असर हुआ हो कि यह अंदर से जलकर खाकस्तर हो गया हो। मैं इसकी जिस्मानी और दिमागी कैफियत को यही महसूस करता हूँ। ओह अच्छा, इसके मर जाने के इम्कानात तो नहीं हैं? मोहन राज ने परेशान लहजे में कहा। डॉक्टर सौरन सिंह सोच में डूब गया। कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, हो भी सकता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए डॉक्टर सौरन सिंह। मैं समझा नहीं मोहन राज। इसे हर कीमत पर जिंदा रहना चाहिए क्योंकि महर्षि इसके ज़िंदगी चाहते हैं। तो फिर इसके साथ ये सलूक किसने किया है? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तो बस इसे अजियतें देकर कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। चुनाचे मैंने इसे ब्लू रूम में बंद कर दिया और उसमें हीट दे दी। मेरी राय मानिए तो इसे फ़ौरन महाशय के पास पहुंचा दीजिए। महाशय जी ज़बरदस्त कुव्वतों के मालिक हैं, वो कोई तरीकाकार निकाल लेंगे। मोहन राज खामोश हो गया। मैंने आंखों की झिर्री से देखा, वो परेशान नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, आपका शुक्रिया डॉक्टर सौरन सिंह, लेकिन आपको हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या, आप जितना वक्त कहेंगे मैं दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं यहीं रुक जाता हूँ।
नहीं, आपको हमारे साथ लॉन्च से सफ़र करना होगा। सफ़र? हाँ, यूक्रेट तक। यूक्रेट के बारे में आप जानते हैं कि महाशय की मलकियत है। कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मुझे यूक्रेट तक ले जाना चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूँगा। अगर आप चाहें तो कुछ दवाएं साथ ले लें, मेरे पास तमाम ज़रूरी दवाएं मौजूद हैं। चलो तैयारियां करो। यूक्रेट के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, लेकिन थोड़ी देर तक उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि बम्बई के साहिल से कोई 160 मील के फासले पर कोई जजीरा है जिसे यूक्रेट कहा जाता है, और उस जजीरे पर महाशय की मौजूदगी के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन मैं उनके हाथों में फंसना नहीं चाहता था। आज़ादी के साथ काम करके मैं महाशय की गर्दन तक पहुंच सकता था। अगर इस तरह उनके हाथों में खेल गया तो फिर बाजी उनके हाथ होगी। अंदाज़ा ये हो चुका था कि मुकाबला सख्त है। बहरहाल मैं आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। सबसे ज़्यादा ख्याल मुझे मोनिका का था। हकीकत यह है कि मोनिका को पहले तो मैंने अपने ट्रांस में लेने की कोशिश नहीं की थी, बस थोड़ी सी ज़रूरत के तहत उसे संभाल लिया। लेकिन अब मुझे इस लड़की से हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। जहाँ तक बात एना सारिका की थी तो इवन कार्लोस की तरफ से मुझे एना सारिका की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। एना सारिका को जो कुछ करना था अपने लिए खुद ही करना था। वो अगर महाशय के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए निकली थी तो या तो उसे ये कहना चाहिए था कि आकिल रफ़ीक मुझे बताओ, मुझे इस सिलसिले में क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब वो अपने तौर पर फैसला करके निकल ही पड़ी थी तो फिर जिम्मेदारी उसी की थी। उसे अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना चाहिए था। मुझे उससे हमदर्दी थी, चूँकि वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी के एक नए रुख का आगाज़ किया और बहरहाल वो मेरे कुर्ब की औरत बन गई। अगर वक्त मुझे उस तक ले गया तो उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन पहले मेरा अपना काम है जो मुझे सर अंजाम देना है। इवन कार्लोस के लिए हर तरह की जिम्मेदारी सर अंजाम देने के लिए मैं दिलो जान से तैयार था, क्योंकि एक बार फिर मुझे उसने शबलीसी कुव्वत से आरास्ता कर दिया। बल्कि ये साइकोबैक्टीरियम तो बड़े ज़बरदस्त साबित हो रहे थे और इन्होंने मुझे ना जाने कैसी कैसी कुव्वतों से मालामाल कर दिया था। हकीकत यह है कि साइकोबैक्टीरियम के ज़रिए मैं रजब अली के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता था। हाँ, बस अपनी जिस्मानी और जहनी कुव्वतों से काम लेना था जो खुदा के फजल से मेरे पास थी। हर किस्म की लड़ाई भड़ाई का माहिर था मैं, और दुनिया ने मुझे इतने तजुर्बात दिए थे कि अपने तौर पर हर मसले का हल तलाश कर सकता था। तैयारियां गालबन मुकम्मल हो गईं। मोनिका भी मेरे ज़ेरे हदायत मुकम्मल बेहोशी का मुजाहरा कर रही थी। महाशय का हुक्म था कि मुझे हलाक न किया जाए, क्योंकि ये बात खुद जगराजन राज नहीं चाहता था और मेरे लिए उसने एक लाहे अमल तैयार कर लिया। ज़ाहिर है इतनी बड़ी पावर थी, उसके इस लाहे अमल पर अमल करने के लिए हर शख्स मजबूर था। चुनाचे अब जब उसे ये एहसास हुआ कि ब्लू रूम में मुझे बंद करने के बाद मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है तो वो घबराया हुआ था, और इसलिए उसने डॉक्टर सोरेन सिंह को साथ रखा। हम लोगों को साहिल समुंदर तक सफ़र कराया गया। इसके लिए एक एम्बुलेंस टाइप की गाड़ी इस्तेमाल की गई। फिर हमें जिस लॉन्च में मुंतकिल किया गया वो अच्छी खासी बड़ी लॉन्च थी और एक ऐसे साहिल पर लंगर अंदाज थी जो वैरान था और शायद दूर दराज भी। बम्बई की पुरौनक फ़िज़ाओं से दूर उस साहिल के ज़रिए यकीनी तौर पर स्मगलिंग की जाती होगी। लेकिन ये बात भी मानने वाली थी कि महर्षि यानी महाशय यहाँ बड़ी हैसियत का मालिक था और उसकी कुव्वतें लामहदूद थीं। हुकूमत हिंदुस्तान यकीनी तौर पर उसकी पुश्त पनाही करती थी। बहरहाल ये मुल्कों के ज़ाती मामलात थे, इस पर किसी नुक्ता चीनी की कतई कोई गुंजाइश नहीं थी। लॉन्च पर स्ट्रेचरों के ज़रिए हमें मुंतकिल कर दिया गया। मैं सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहा था कि लॉन्च पर कितने आदमी हैं, और एक मुकम्मल और ठोस अंदाजे के मुताबिक लॉन्च पर उस वक्त कुल 7 अफराद थे। मोहन राज, सोरेन सिंह और 5 और अफराद, जिनमें से एक लॉन्च का कैप्टन था, 4 और मुहाफिज। मुझे और मोनिका को एक खुली जगह रखा गया। डॉक्टर सोरेन सिंह 2-3 बार हमारा मुआयना कर चुका था। उसने मोहन राज को यकीन दिलाया था कि मैं बुरी हालत में नहीं हूँ। मोहन राज ने कहा, इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें महाशय जी महाराज के सुपुर्द कर दूँ। बहरहाल मैंने उनके किसी हुक्म से इनहराफ नहीं किया। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि ज़रा इन लोगों की मिजाज पुरसी कर दी जाए, मगर आपने कुछ ज़्यादा मिजाज पुरसी कर दी। खैर, अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं देखते हैं। मैं रात के अंधेरे से फ़ायदा उठा रहा था। चूँकि लॉन्च पर ज़्यादा रोशनी नहीं की गई थी, पता नहीं समुद्री मुहाफ़िज़ों की निगाहों में उस लॉन्च की क्या हैसियत थी, लेकिन अपने आप को उन लोगों के हाथों में नहीं दे सकता। वो जजीरा क्रेट पर जा रहे थे और मैं वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहता था, बल्कि ये तो मेरी मालूमात में इजाफा था कि क्रेट नामी कोई जजीरा जो बम्बई के साहिल पर 160 मील के फासले पर है, महाशय की आरामगाह है और महाशय से वहाँ मुलाकात हो सकती है। मौका पाते ही जजीरे के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा। इस बात के इम्कानात भी थे कि एना सारिका को इसी जजीरे पर रखा गया हो। बहरहाल मैंने सबसे पहले मोनिका को ट्राई करना चाहा और अपनी जहनी कुव्वतों से उसे खिताब किया। फिर मैंने जहनी तौर पर यह सवाल किया, मोनिका तुम जाग रही हो, भला सोने की क्या गुंजाइश है? मोनिका का जवाब मिला, होशियार हो जाओ, अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ। क्या?
देखती जाओ, जाहिर है हम अपने आप को इनकी तहवील में नहीं देंगे। ठीक है, मोनिका ने जवाब दिया। तुम बस अपने आप को होशियार रखना, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो तुम अपनी हिफाजत करना। एक बात कहूँ? मोनिका बोली। हाँ बोलो। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, इसके अलावा एक और फ़न से भी वाकिफ़ हूँ। उस फ़न के तहत मैं बेहतरीन फ़ाइट कर सकती हूँ। ज़रूरत नहीं है। वैसे इस टोके के बारे में मुझे बताओ, ये क्या है? तुमने गौर नहीं किया मिस्टर आकिल रफ़ीक, मेरे दोनों पैरों के नाखून बड़े हुए हैं और उन बड़े हुए नाखूनों के बिल्कुल आखिरी सिरे को मैं एक ख़ास किस्म के जहर में भिगो कर रखती हूँ। मैं अपनी जिस्मानी फुर्ती से काम लेकर जंग कर सकती हूँ और उस वक्त मुझे अपने पैरों से काम लेना होता है। मेरे नाखून जिस शख्स के जिस्म पर लग जाती हैं वो उस जहर का शिकार हो सकता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि तुमसे झगड़ा ना करके मैंने बहुत बड़ा काम किया है, वरना मुझे तुम्हारे उन नाखूनों के बारे में तो पता ही ना होता। वैसे अगर इत्तफाकिया तौर पर ये नाखून किसी के लग जाएं तो? नहीं, मुझे वो तरीका आता है जिससे मैं इन्हें अपने किसी दोस्त के लिए बेज़रर बना सकती हूँ। ये तो सिर्फ दुश्मनों के लिए हैं। खैर, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई। अगर ज़रूरत पेश आई तो फिर देखा जाएगा। बहरहाल तुम होशियार रहना। ओके, फिक्र मत करो। मोनिका की आवाज़ उभरी। मैंने चारों तरफ देखा। समुंदर में अब बिल्कुल वीरानी फैली हुई थी। लॉन्च गालिबन साहली रोशनियों को छोड़कर खुले समुंदर में आने के लिए थी। अचानक ही मैंने डॉक्टर सोरेन सिंह की तरफ तवज्जो दी और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग पर असरअंदाज होना शुरू हो गया। डॉक्टर सोरेन सिंह बैठा हुआ खला में घूर रहा था। मेरी साइकोबैक्टीरियम कुव्वतों ने उसके दिमाग पर हमला किया और वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने उसे मोहन राज से मुखातिब होने का मौका नहीं दिया और उसके दिमाग को अपनी नज़र न आने वाली शुआओं के जाल में जकड़ लिया। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता लटकते जा रहे थे और वह निढाल हो रहा था। मैंने उसे कहा, सोरेन सिंह, क्या तुम मुसल्ला हो? नहीं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने दिमागी तौर पर जवाब दिया। तुम मोहन राज को देख रहे हो? हाँ, उसकी गोद में रिवॉल्वर रखा हुआ है। हाँ है। तुम उसे देखने के लिए मांगो और फिर मोहन राज को निशाना बना डालो। वह तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हें उसके उन बाकी साथियों को भी जहन में रखना है। मुझे उसके बाकी साथियों को भी जहन में रखना है। सोरेन सिंह की आवाज़ उभरी तो मोहन राज चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। फिर उसने सोरेन सिंह से कहा, तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ। तुम्हारा ये रिवॉल्वर गिर पड़ेगा, ज़रा दिखाओ मुझे। मोहनलाल ने लापरवाही से रिवॉल्वर उठाकर सोरेन सिंह के हाथ में दे दिया तो सोरेन सिंह रिवॉल्वर लेकर खड़ा हो गया। तुम क्या समझती हो अपने आप को मोहन राज? कुत्तों से बदतर हो तुम। तुमने कितनी ही बार मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है कि मैं दिल मसोस कर रह गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें अचानक डॉक्टर सोरेन सिंह? बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है तू। ये कहकर डॉक्टर सोरेन सिंह ने मोहन राज पर गोली चला दी, लेकिन मोहन राज काफ़ी फुर्तीला साबित हुआ। वो ज़मीन पर बैठकर गोली उसके आदमी की पेशानी पर लगी, जो बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर मोहन राज के पीछे खड़ा हुआ था। उसके हलक से दिलदोज चीख निकली और उसी वक्त मोहन राज ने डॉक्टर सोरेन सिंह पर छलांग लगा दी और उसकी टांगों को लपेट में लेकर नीचे गिर पड़ा। मोहन राज के 3 और साथी फुर्ती से आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर सोरेन सिंह उस वक्त मेरे ट्रांस में था। उसने लगातार 2 और फायर किए और मोहन राज के मजीद 2 आदमी ढेर हो गए। लॉन्च बराबर अपनी मंजिल की जानिब जा रही थी। अब मोहन राज था, उसका एक आदमी था और डॉक्टर सोरेन सिंह। मोहन राज ने अपने आदमी से कहा, इससे रिवॉल्वर छीन लो, अपना रिवॉल्वर मुझे दो। उसने फौरन ही रिवॉल्वर मोहन राज की तरफ उछाला और सोरेन सिंह पर छलांग लगा दी, लेकिन सोरेन सिंह सांप की तरह पलटा। उसने लगातार 3 फायर किए और तीनों गोलियां उस आदमी के जिस्म में पेवस्त हो गईं। सोरेन सिंह का निशाना बहुत अच्छा था, वो ढेर हो गया और उसने एक दिलदोज कराह के साथ दम तोड़ दिया। लेकिन अपना जो रिवॉल्वर उसने मोहन राज की तरफ उछाला था, मोहन राज ने उससे पूरा फायदा उठाया और दूसरे लम्हे सोरेन सिंह के बदन में सुराख ही सुराख हो गए। मोहन राज ने दीवानगी के आलम में उस पर बहुत सी गोलियां चला दी थीं। उसके मुंह से गालियों का तूफान उमड़ रहा था। फिर जब उसे अंदाजा हो गया कि सोरेन सिंह खत्म हो चुका है तो वो अपने आदमियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। हर तरफ खून के दरिया बह रहे थे और हम लोग चैन की बंसी बजा रहे थे। मोहन राज ने हमारी तरफ देखा, लेकिन हमने अपने आप को बेसुध रखा। क्या ज़रूरत थी कोई हरकत करने की? जो आदमी लॉन्च ड्राइव कर रहा था वो वहशतज़दा अंदाज में चीख रहा था, क्या हुआ मोहन राज महाराज, क्या हुआ? और फिर उसने लॉन्च का इंजन बंद कर दिया और दौड़ता हुआ वहाँ आ गया जहाँ मोहन राज रिवॉल्वर लिए साकित और जामिद खड़ा था। अरे ये आपने क्या किया महाराज, ये आपने क्या किया? अपने ही हाथों से हमारे सारे साथियों को मार डाला। क्या बकवास कर रहा है? हमारा भाई केशु भी तो है। अरे केशु, अरे केशु। लॉन्च ड्राइव करने वाला रोते हुए लाशों की तरफ लपका। उसने लॉन्च के फर्श पर पड़े हुए एक आदमी का सर उठाकर अपने जानों पर रखा। अरे केशु भैया, अरे मेरे भाई, अरे मोहन राज, ये तो अच्छा नहीं किया। अरे मोहन राज, कुत्ते, तू भी मरना चाहता है? सब गए, तू भी जहन्नुम में जा। बिला वजह गलत फहमी का शिकार हो रहा है।
मार देंगे हरामी, हम तुझे मार देंगे मोहनराज, छोड़ेंगे नहीं। वो उठकर मोहनराज की तरफ लपका और एक बार फिर मोहनराज ने रिवॉल्वर से गोलियां चलाईं और वह उछलने लगा। फिर औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया महाशय, मेरा कसूर नहीं है। तुम सिर्फ मुझे सजा दोगे, मैं जानता हूं तुम सिर्फ मुझे सजा दोगे, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी अजीज है। मैंने कुछ नहीं किया। भाड़ में जाएं ये दोनों के दोनों। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं महाशय, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं। उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ बुलंद किया और अचानक यूं लगा जैसे उसका हाथ अपनी जगह जमकर रह गया हो। मैं और मोनिका अब इस खूनी ड्रामे को पूरी खुली आंखों से देख रहे थे। लॉन्च पर मौजूद तमाम अफराद मारे गए, सिर्फ मोहनराज बचा था और ना जाने क्यों वो इस तरह पथरा गया। फिर अचानक ही एक टूं टूं की आवाज़ उभरी और इसके बाद एक भारी आवाज़, मोहनराज तुम्हारे रिवॉल्वर में जितनी गोलियां बाकी हैं उन्हें अपने दिमाग में उतार दो, तुम्हारे लिए मर जाना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ में एक अजीब तरह की गूंज थी, एक अजीब सा अंदाज था और यह बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन लॉन्च के कैबिन के ऊपरी सिरे पर एक नीले रंग का बल्ब स्पार्क कर रहा था और आवाज़ का रिदम वहीं से बन रहा था। गोया वहाँ कोई ऐसा जरिया था जहाँ से यह आवाज़ नशर हो रही थी। और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो यह महाशय की आवाज़ थी। दफतन ही रिवॉल्वर से फिर फायर हुए और मैंने मोहनराज के दिमाग में गोलियां उतरते हुए देखी। खून का फवारा दूसरी तरफ से बह निकला और यह खून उसके लिबास को भिगोता हुआ नीचे गिर रहा था। वह टूटे हुए सतून की मानिंद लड़खड़ाया और फिर रिवॉल्वर समेत नीचे ढेर हो गया। गालिबन रिवॉल्वर ऐसी डायरेक्शन में था कि आखिरी गोली खुद उसी के हाथ से उसके दिल के मुकाम पर पैवस्त हुई और इसके बाद वह जुम्बिश न कर सका। ये मंजर भी काफ़ी सनसनीखेज था। अब लॉन्च पर हम दोनों के अलावा किसी और जीरू का वजूद नहीं था और लॉन्च पानी पर डोल रही थी। वो तो ये कहिए कि हवा बंद थी, वरना शायद समुद्री भगोले बेयारो मददगार खड़ी लॉन्च को कोई नुकसान पहुंचा देती। मैं फटी फटी आंखों से मोहनराज को देख रहा था। तभी नीली रोशनियां फिर मुतहरिक हुईं और एक आवाज़ उभरी, मिस्टर आकिल रफ़ीक, तुम्हारी जहनी कुव्वतों का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया है। मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह मेरे मद्दे मुकाबिल आए हो और तुम्हारा असल मकसद क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। ये बात मुझे बता दी गई है कि तुम महाकाल को दरकार हो। महाकाल यानी महागुरु जगराजन राज, और हमें यह भी बताया गया है कि तुम उनके लिए बड़ी अहमियत के हामिल हो। इस लॉन्च में इस तरह के बहुत से हथियार छुपे हुए हैं जो तुम्हें लॉन्च समेत तबाह कर दें और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े तक किसी को दस्तयाब ना हो। लेकिन महागुरु का हुक्म है कि तुम्हें जिंदा उनकी खिदमत में पेश किया जाए और यह हुक्म हमारी मजबूरी बन गया है, वरना तुम कहीं ना होते। सुनो, मुझसे मुलाकात करो। मैं तुम्हें कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब एक ऐसे बंदे को भेज रहा हूं जिसे आदमी कहना एक मुश्किल काम है। वह दरिंदा है। तुम उसे जिस्मानी तौर पर जेर नहीं कर सकते, उसका दिमाग भी महफूज कर दिया है मैंने, और तुम उसे अपनी जहनी कुव्वतों के जाल में नहीं जकड़ सकते। मुझे तुमसे बात करनी है आकिल रफ़ीक। मुझे ये बताया गया था कि अब तुम शबलीस नहीं हो बल्कि एक आम आदमी हो। महाकाल महागुरु तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है वो तुम्हें अपना दोस्त बना लें। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो शख्स तुम्हारे पास पहुँच रहा है उससे ताउन करो और उसके साथ वहाँ आ जाओ जहाँ मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। और ये मोहनराज चूँकि तुम्हें अपने काबू में करने में नाकाम हो गया था, इसलिए मैंने इसे हलाक कर दिया। इसका मर जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि इसके बाद जाहिर है तुम इसे काबू में करके हमारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते, और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मजबूर करके मेरे खुफिया राज हासिल करो। बस मैं अपनी आवाज़ बंद कर रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें उस शख्स से मिलना है, शायद वो तुमसे ज़्यादा फासले पर नहीं है। तुम वो सफ़ेद रोशनी देख रहे हो जो तुम्हारी ही जानिब चली आ रही है। ये एक छोटी मोटर बोट है जिसे वो ड्राइव कर रहा है। एक बार फिर एक दोस्ताना पेशकश करता हूँ, हमसे ताउन करो। हालांकि तुम इस वक्त हमारे कीमती आदमियों को ख़त्म कर चुके हो। अचानक ही वो ट्रांसमीटर या आवाज़ का वो मरकज़ जहाँ से ये आवाज़ नशर हो रही थी, भग की एक आवाज़ के साथ चिंगारियाँ बिखेरता हुआ खाकस्तर हो गया। गोया उसे ख़त्म कर दिया गया। मोनिका जल्दी से उठ खड़ी हुई। मैं भी मुस्तादी से खड़ा हो गया और मैंने मोनिका से कहा, अब बताओ मोनिका, हमें क्या करना चाहिए? वो सफ़ेद लॉन्च करीब पहुंच चुकी है। हाँ, मेरा ख्याल है हमें उस शख्स से मिलना चाहिए। वैसे इस बात का खतरा है कि कोई ख़तरनाक चीज़ ही हो सकती है। हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जाहिर है हम अपने आप को महाशय के हवाले तो नहीं कर सकते। तुम्हें तो महागुरु की वजह से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी की अब कोई उम्मीद नहीं है। ये कहकर मोनिका अपने पैरों से जूते उतारने लगी। गोया वो हर तरह से मुकाबला करना चाहती थी। मैं भी फ़ौरन ही मुस्ताद हो गया। सफ़ेद रोशनी वाली लॉन्च जो एक छोटी मोटर बोट की शक्ल में थी हमारे करीब आ चुकी थी और फिर एक हल्की सी टक्कर मारकर वो हमारी लॉन्च से आ लगी। बहुत ही बरक़ रफ्तार लॉन्च थी और ना जाने कितनी रफ्तार से चलती हुई
यहाँ तक पहुंची थी कि महाशय की गुफ्तगू के दौरान ही वो हम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर मैंने एक गेंदनुमा सिया वजूद को उछलकर अपनी लॉन्च पर आते हुए देखा। लॉन्च उसके बदन से डगमगा गई। वो सीधा हमारी तरफ चला रहा था। बड़ी अजीबुल खलकत चीज़ थी। कद ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फुट होगा, लेकिन फैलाव बेपनाह था। और जिस तरह वो उछलकर लॉन्च पर आया था, उससे जाहिर होता था कि जिस्म भी इंतहाई फुर्तीला है। उसके सर पर फौलादी खुद चढ़ा हुआ था। मुझे महाशय के अल्फाज याद आ गए कि उसे तमाम जहनी कुव्वतों से महफूज कर दिया गया है। अचानक मैंने मोनिका को देखा, जो तेज़ी से पीछे खिसक कर कैबिन के दूसरी तरफ चली गई। वह शख्स मेरे करीब आया और उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई सफ़ेद हथकड़ियाँ मेरी जानिब बढ़ा दी। गोया ये कहना चाहता था कि मैं हथकड़ियाँ पहन लूँ और अपने आप को उसके हवाले कर दूँ। मैं उसका बगौर जायज़ा ले रहा था। अचानक ही मैंने ज़मीन पर लेटकर दोनों पाँव उसकी पिंडलियों पर मारे। वो इसकी तवक्को नहीं रखता था, चुनाचे लड़खड़ाया और किसी वज़नी बोरी की तरह लॉन्च के तख्ते पर गिरा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए उस वक्त इसका मौका भी नहीं था कि मैं उसे अपने ट्रांस में लाने की कोशिश करता। महाशय ने पहले ही ये बता दिया था कि इससे मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अलबत्ता जैसे ही वो उठा, मैंने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। ये बड़ी कामयाब चीज़ थी। चुनाचे वो एक बार फिर नीचे गिरा और अपने आप को संभाल कर पीछे की तरफ छलांग लगा दी। इसके बाद उसने मेरी तरफ रुख किया और मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने उसके सीने पर एक घूंसा मारा और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा और इंजन से टकरा गया। मैं फिज़ा में उछला और मैंने दौलती उसके सीने पर मारी। वो तड़प कर पीछे हटा और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ हटने लगा। लेकिन ये मुझे धोखा देने की एक कोशिश थी, क्योंकि पीछे हटते हटते अचानक ही वो आगे झपटा। उसने पलटकर मेरे सीने पर सर की टक्कर मारी। उसके फौलादी सर की टक्कर और फिर उस कमबख्त का खौफनाक वज़न, और इसके बाद तो उसने मुझ पर लगातार घोंसों की बारिश कर दी। मैं बहुत बुरी तरह पिट गया, लेकिन आखिरकार मैंने खुद को संभाला और उसे धक्के देता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। अचानक ही एक खौफनाक आवाज़ के साथ मोनिका बाहर निकली। मुझे यूं ही लगा था जैसे कोई बिल्ली पूरी कुव्वत से चीखी हो। मोनिका को मैंने फिज़ा में उड़ते हुए देखा और इसके बाद उसके पाँव अजीब से अंदाज में चलने लगे। मुझे याद आ गया था कि उसने मुझे अपने पैरों के नाखूनों के बारे में बताया था। मोनिका ने उसके जिस्म पर कई खराशें डाली और इसके बाद उल्टी कलाबाजी खाकर एक तरफ खड़ी हो गई। खतरनाक आदमी के दोनों हाथ फिजा में फैल गई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका और लड़खड़ाने लगा। कुछ ही लम्हों के बाद वो जमीन पर ढेर हो गया। मैंने मुस्कुराती निगाहों से मोनिका को देखा और कहा, वेरी गुड मोनिका, तुमने तो इस वक्त वाकई काम दिखा दिया है। मोनिका ने गहरी सांस ली और बोली, ये बहुत ही खौफनाक आदमी था। इसका नाम डैगर था। मैंने इसे कभी नहीं देखा, बल्कि इसकी दास्तानें ही सुनी थी। ये 10 से 15 आदमियों को बआसानी मौत के घाट उतार दिया करता है और महाशय से किसी जानवर ही की तरह एक कटहरे में बंद रखता है। बस खास औकात में ही इसे हदायत देकर भेजा जाता है और तुमने इसका करिया करम कर दिया। हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। महाशय बम्बई और उसके इलाकों में बहुत बड़ी हैसियत का मालिक है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। ये सोचो कि अब हमें आगे क्या करना है। मोनिका पूरे होशो हवास में थी और बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम जूते पहन लो ताकि कोई हल्की सी गलती मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मोनिका ने अपने जूते उठाए और ज़मीन पर बैठकर अपने जूते पहनने लगी। मैं अजीब सी निगाहों से इस जहरीली बिल्ली को देख रहा था।